जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस सीएपीएफ के 2014 से लेकर 2023। आइडिया ये है इस सीरीज का, जो कि काफी अच्छी कह लीजिए रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसको हम सिर्फ आंसर्स डिस्कस नहीं कर रहे, उसके साथ साथ जो उसके कंसेप्ट्स हैं उनको भी रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका एक पूरा का पूरा कह लीजिए सब्जेक्ट जो है एक ब्रीफली तैयार हो जाए। अगर मैं 14 से लेकर 23 तक के क्वेश्चंस को देखूं तो कुछ क्वेश्चन बहुत आसान हैं, बहुत डायरेक्ट हैं, कुछ क्वेश्चंस काफी टफ हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे उन कंसेप्ट्स को भी रिवाइज करने की। अगेन पूरा का पूरा टॉपिक जो है हमारा रिवाइज हो जाए। शुरुआत करते हैं सेशन की, आगे बढ़ते हैं। मैं संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा पर। चलिए, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। According to the principle of energy conservation, when a piston in automobile engine compresses the gas in a cylinder, which of the following must occur? ठीक है जी। अब देखो, पिस्टन अगर मान लीजिए यहां पर इसको कंप्रेस कर रहा है, अब जब कंप्रेशन होगा, अब ऑप्शंस क्या दे रहा है? kinetic energy of gas must increase, okay, gas must undergo a change of state, a gas must undergo a chemical change, none of the above। ठीक है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अब एक चीज हमने पढ़ी, केमिस्ट्री के सेशन में भी पढ़ी, कि जब हम प्रेशर लगाते हैं किसी भी गैस पर, जब हम प्रेशर लगाएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, पर यहां पर क्या हम इस श्योरिटी के साथ ये चीज कह सकते हैं कि उतना प्रेशर बढ़ा है? क्योंकि ये कोई यहां पर इक्वेशन में ये तो दिया नहीं है। अब जब हम प्रेशर लगाते हैं तो स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कम होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास में आते हैं, उनकी इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ती हैं और वो फेज चेंज होता है, मतलब वो गैस से लिक्विड या फर्दर लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाएगा। पर इस चीज को, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। ठीक है, अच्छा, केमिकल चेंज जैसी कोई चीज नहीं हो रही है। केमिकल चेंज तो तब हो रहा है कि जब वो बर्निंग हो रही हो। ठीक है, वो देखो पिस्टन के केस में क्या है, आप ये मान के चलो, या तो अगर पेट्रोल इंजन होता है तो आपका जो है हम पेट्रोल को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है जी, स्पार्क प्लग रहता है, और एक जो है आपका डीजल इंजेक्ट होता है। उस केस में जो है इसका केमिकल चेंज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये केमिकल चेंज नहीं है। अच्छा, जब हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, स्पेस जो बिटवीन द मॉलिक्यूल कम हो रहा है और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो और तेजी से एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ बहुत तेजी से टकरा रहे हैं। अब एक इक्वेशन हम जो कि बहुत स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है जी। अब जब प्रेशर बढ़ रहा है दैट मींस टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल कम हो रहा है और आपस में बहुत तेजी से वो टकरा रहे हैं। जब वो तेजी से टकरा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली बढ़ रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। बाकी ऑप्शंस भी कैसे मैंने रूल आउट की, ध्यान से पढ़िएगा। The gas must undergo a change of state. It can, but it must not. It can. अगर प्रेशर एक बियॉन्ड अ पॉइंट बढ़ गया तो गैस डेफिनेटली जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, बट जरूरी नहीं है। ठीक है जी, द गैस मस्ट अंडरगो अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होगा जब उसकी बर्निंग होगी, सिंपल कंसेप्ट। ठीक है, बट यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी बढ़ेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल कम हो रहा है, आपस में तेजी से टकरा रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो गया आपका? ए। क्लियर? चलो नेक्स्ट आपका, इफ द साइंटिस्ट रीच एन एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन इन अ लेबोरेटरी, व्हाट विल बी द डॉक्टर्स थर्मामीटर रीड इट? फ़ारेनहाइट में पूछा है। 273 केल्विन क्या होता है? 273 केल्विन इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब ये आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए कि 273 जीरो डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला, ठीक है, F-32। ठीक है, अगर अब देखो मेरे जैसे कई स्टूडेंट होंगे जिनको हमेशा से ना वो फॉर्मूला याद नहीं रहता है, वो सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का। तो मैं हमेशा से क्या करता था कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये स्टैंडर्ड मैंने याद रखा हुआ था। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला के सी और एफ की अगर पोजीशनिंग में अगर आपको डाउट हो तो आप ये ऐसे याद रखो कि 212 -32, ठीक है, इंटू F/9।
ठीक है, तो ये कितना हो गया 180 इंटू 5/9 20 इज इक्वल टू 100। तो ये सेम हो गया, मतलब सेल्सियस F-32 इंटू 5/9। अब सेल्सियस कितना है, 0 है, ठीक है 0। अब इंटू 9/5, इंटू 9/5 तो 0 ही होगा, F-32, तो F कितना आ गया 32। ठीक है, अगर आपको सीधा ये फॉर्मूला याद है वेल एंड गुड, अगर जिनको याद नहीं है, क्योंकि मैं भी उस कैटेगरी में था, मैं हमेशा ही कंफ्यूज करता था 9/5, तो मैंने इसको याद रखा हुआ था। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इससे मैं ये वाली इक्वेशन हमेशा डिराइव कर लेता था। ठीक है, तो इससे आपका क्या आ गया, F इज इक्वल टू 32। तो आंसर क्या हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब सिंपल है, इक्वेशन आपको डालनी है। ठीक है, कोई इसमें लंबा चौड़ा खेल नहीं है। ये रही आपकी वो इक्वेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, करेक्ट द कोड गिवन बिलो। ठीक है जी, कलर ऑफ एन ऑपोइक ऑब्जेक्ट, कलर ऑब्जर्व थ्रू अ कलर्ड ग्लास, बेंडिंग ऑफ अ इमेज ऑफ अ रॉड पार्शली डिप्ड इन वाटर। ठीक है, वो बहुत ही स्टैंडर्ड सा एक्सपेरिमेंट के जी पानी है, यहां पे हम पेंसिल को या किसी रॉड को रखते हैं तो वो बेंड होती हुई नजर आती है। ठीक है, जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। कई बार हमने इसको पढ़ा है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में या एक फेज से दूसरे फेज में जा रहा है तो वो चेंज होगा। ठीक है, बेंडिंग होगी। ओके, एनीवेज, शाइनिंग ऑब्जर्व्ड व्हेन वन स्टेप्स ऑन द अर्थवॉर्म। ठीक है, तो ये आपके 4 ऑप्शंस होंगे। तो अब सबसे अगेन इसको करने का हमेशा मैं बोलता हूं तरीका क्या होता है कि जो चारों में से आपको बिल्कुल कितना 101% क्लियर है, पहले उसको करो। सो आई एम वेरी श्योर कि बेंडिंग ऑफ इमेज जो है आपका रिफ्रैक्शन है। सो सी का 4, सो आई एम लेफ्ट विद, ठीक है, ये ऑप्शन। सो बी का 3, ठीक है जी, ऑब्वियसली ट्रांसमिशन कलर्ड ग्लास। ठीक है, कलर्ड ग्लास से क्या होगा, आपको अगर रेड कलर का येलो कलर का तो वही चीज दिखेगी, ट्रांसमिशन वहां पे होगी। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब आपको इसके बियॉन्ड नहीं दिख रहा, तो वो क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी। भाई जो भी चीज आप अपने जहां पे भी कमरे में बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपकी ट्यूबलाइट को या सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, आपका रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन। और शाइनिंग, शाइनिंग आपको किस लिए मिलती है, व्हेन वन स्टेप्स ऑन एन अर्थवॉर्म। ठीक है, दैट इज फ्लोरोसेंस। सो 2 3 4 1, सो 2 3 4 1 आंसर क्या हो गया आपका डी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलो, इसमें पहले 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, देन यू कैन गो फर्दर। सो आंसर क्या हो गया आपका डी, 2 3 4 1। ये पूरी की पूरी कहानी इसमें है, पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं, बट मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में। Which one of the following lamps contain a poisonous gas and therefore should be disposed safely? बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, खासकर अगर आपको इन चारों में वैसे बहुत क्लियर है, दैट इज CFL। ठीक है, क्या होता है इसमें, मरकरी होता है। ठीक है, मरकरी, मिनीमाटा डिजीज हम कहते हैं। ठीक है, मरकरी, कैडमियम से इटाई अटाई। ठीक है, मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी कि कहां जा रहे हो टाई पहन के, कैडमियम, मरकरी, एम से मरकरी, एम से मिनीमाटा। तो कॉम्पैक्ट CFL जो लैंप है, खैर अब तो आजकल हम CFL बहुत कम यूज करते हैं, अगर आप मार्केट में देखोगे तो CFL नाम बराबर आते हैं, LED ही हम यूज करते हैं, बट दिस इज देयर। ठीक है जी, सो कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्करी, कैन बी hazardous if ingested or inhaled. Mercury can spill, creating a risk of exposure to mercury vapors in the air. Okay, next question. Large Hadron Collider was in news recently for doing some scientific research to prove the presence of elementary particle. The scientist who predicted this particle in 1964 has been awarded the Nobel Prize in 2013. Kind of physics related current affairs का क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस डिस्कवरी। ठीक है, ये डिस्कवरी क्या कहती है। ठीक है, ये डिस्कवरी आपकी क्या कहती है, पार्टिकल्स नोन एज क्वार्क्स हैविंग मास, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स टाइमिंग। अब ये क्वेश्चन इतनी बार न्यूज़पेपर में आ चुका है कि मतलब ये गलत नहीं होना चाहिए, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। हिग्स बोसॉन और गॉड पार्टिकल, एक्सप्लेनिंग व्हाई फंडामेंटल पार्टिकल्स हैव मास, नन ऑफ द अबव। तो गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसॉन, कितनी बार हम इस चीज को पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। लार्ज हैड्रॉन क्लाइडर जो है वो आपका क्या बताता है, इसी चीज की खोज के लिए, फंडामेंटल पार्टिकल बेसिकली। ठीक है, कहां से वो सारी शुरुआत हुई है। So, to prove disprove the existence of theorized Higgs boson and of the large family of new particles predicted by supersymmetric theories. कुल मिला के गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन पार्टिकल कहा जाता है।
मिथेन एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। कई बार हम इसके बारे में ये कहते हैं कि इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है इट इज अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 टाइम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसीलिए मिथेन जो है रिलीज नहीं होनी चाहिए। सो इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड टू ईज इट्स ओवरऑल इफेक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मतलब जहां से भी मिथेन इमिट होती है कोशिश की जाती है कि वहां से मिथेन को कैप्चर किया जाए, उसको बर्न कर दिया जाए। खासकर अगर हम बायोगैस की बात करें तो बायोगैस में केमिस्ट्री के सेशन में हमने पढ़ा भी था, क्वेश्चन पूछा भी गया, एसेंशियली क्या होता है, मिथेन होती है, उसको बर्न करते हैं, बहुत अच्छा फ्यूल होता है, बहुत क्लीन फ्यूल होता है। ठीक है, सो ब्लॉकिंग, सीलिंग, फ्लेयरिंग, स्टूपिंग। ठीक है, तो इसका आंसर है फ्लेयरिंग। मैं आपको इसकी इमेजेस दिखाता हूं, ये देखो। ठीक है, ये है इसकी इमेजेस। सो फ्लेयरिंग इज द मोस्ट कॉमन टेक्निक फॉर कन्वर्टिंग मिथेन इन अ लैंडफिल गैस to carbon dioxide. Flaring is the most efficient when the landfill contains at least 20% methane by volume. तो वहां पर आपको ये फ्लेयरिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बट दिस इज जस्ट कीप इन योर माइंड। वंस इन अ वाइल वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रेगुलर वाला नहीं है। ओके, मूवमेंट ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर ऑर्बिट्स। आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का आना कौन सी रेस को एमिट करता है? अल्फा रेस। अब देखो, अब अल्फा में हमने पढ़ा कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, वो एमिट होते हैं। ठीक है, बीटा में इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, यहां से अंदर आ रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, अब उसके बाद बचा आपका गामा और एक्स रेस, गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस, तो आंसर बचता है आपका एक्स रेज। ठीक है, एक्स रेज जो कि मतलब लाइक इमेजिंग, स्कैनिंग, उसके भी काम आता है। तो आंसर है आपका डी, आर प्रोड्यूस व्हेन एन आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन मूव्स इनटू इनर ऑर्बिट। द एनर्जी ऑफ एमिटेड एक्स रे इक्वल्स द बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट्स। तो यू कैन सी ओवर हियर, सो कि यहां पर आपका मेंशन भी किया गया है लाइक एक्स रे एमिटेड। ठीक है, ये एक आप इसको जरूर पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें मैंने सारे जो है अल्फा रेस की बात करें तो स्ट्रीम्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स हैं, एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ सर्टेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। बीटा रेस की बात करें तो हाई एनर्जी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिट्रॉन्स हैं, एमिटेड बाय सर्टेन टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। गामा रेस की बात करें तो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, एमिटेड फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस। और एक्स रेस की बात करें, अगेन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ शॉर्टर है यूवी से। ठीक है, और बट लॉन्गर देन द गामा रेस, कॉमनली यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग। ठीक है, एक्स रेज, और इसीलिए कहा भी जाता है कि आपको बचना है, खासकर जो कह लीजिए गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ठीक है, या लेक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको बहुत सख्त हिदायत दी जाती है कि एक्स रेज जो है नहीं करवाना है। ओके, देखो अब अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इसीलिए कहा जाता है कि ऑप्शंस पढ़ो। ठीक है, मूवमेंट, और ये क्वेश्चन भी वही है। गामा रेस कंसिस्ट ऑफ मेसॉन पार्टिकल्स, न्यूट्रिनो पार्टिकल्स, हिग्स बोसॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इजी क्वेश्चन अभी जस्ट पढ़ा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो इट्स अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, extremely high frequency and high energy, consist of high energy photons. Next है आपका consider the following physical quantities: energy, power, pressure, impulse, temperature, gravitational potential। इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें हम सिर्फ मेजरमेंट देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपका डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है। सो दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे कि अब मैं कहूं कि अगर मैं यहां से चला, ठीक है, इस पॉइंट से चला यहां इस तरफ से, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, पर डिस्टेंस ये पूरा का पूरा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका वेलोसिटी है। तो इसमें से अब ये देखो कि कौन सी चीज है जो जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर में हो सकता है कि आपको सारी चीजें याद ना आए, बट यहां पर देखो इंपल्स, इंपैक्ट कहां पर है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, इसके लिए आपका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली टेम्परेचर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए भी नहीं। सो आंसर क्या हो गया आपका? ए ओनली। ठीक है, ए ओनली।
तो यहां पर आप देख सकते हैं स्केलर दैट इज फुली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय जस्ट अ सिंगल नंबर। एग्जांपल दे रहा है स्पीड, वॉल्यूम, मास, ये पूरी की पूरी एक लिस्ट है, ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट है, ठीक है जी। इसमें ये आपका गलत दिया हुआ है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है जी। डेंसिटी हो गया वर्क, स्पीड, एनर्जी, पावर, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये आपकी पूरी की पूरी लिस्ट हो गई। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका पीस ऑफ स्टोन टाइड इज a piece of stone tied to a string is to make a revolve in a circular orbit। सिंपली आपने एक यहां से इसको बांधा और यहां पर एक स्टोन है और लिटरली जैसे इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। रेडियस आर विद द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एट द एज द सेंटर। इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स द स्टोन विल क्या करेगा, मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से इस तरफ जाएगा, टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, या फिर जो उसका ये सर्कुलर पाथ है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगा अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट सरफेस, ठीक है, टेंजेंट। सो या फिर स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप तो नहीं होगा, मोमेंटम है इतना, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्या है कि ये अगर आप इसको इससे घुमा रहे हो, अगर वो टूट गया तो वो इस टेंजेंट के अकॉर्डिंग जाएगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ही ये थी, बट बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि आपने यहां से उसको पकड़ा हुआ है। अब जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लग रही, ठीक है, तो ये बाहर की तरफ टेंजेंट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, मूव अलोंग द टेंजेंट, ठीक है जी। आंसर बहुत सिंपल है, मूव अलोंग द टेंजेंट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ग्रेविटेशनल फोर्स on earth acting on a body of a mass 1 kg is 9.8 newton gravitational force। so mass into acceleration mg, so m is 1, g is 9.8 meter per second, so देख इतना हो गया। so this is weight basically 9.8 newton। force acting on object of mass 5 kg moving with a uniform velocity of 10 meter per second on a frictionless surface is 0। frictionless surface है तो उस पे फोर्स क्या लगेगी, 0 होगी, क्योंकि वो घूमता जाएगा, अदरवाइज नहीं तो फ्रिक्शन है, ठीक है। अगर वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये आपका फ्रिक्शन रहता है जिसकी वजह से वो रुकता है। बट अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है, दो लाइक इट इज नॉट पॉसिबल बट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो वो उस पे क्या होगा, फोर्स एक्टिंग 0 हो जाएगा, ठीक है। SI यूनिट ऑफ द वेट इज केजी, केजी इज द SI यूनिट ऑफ व्हाट, मास, ठीक है। वेट इज व्हाट, m इंटू जी, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है, आंसर आ गया आपके सामने। चलो, मोमेंटम ऑफ अ मैन हैविंग अ मास 100 kg वॉकिंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सो व्हाट इज मोमेंटम, ठीक है, P इज इक्वल टू M इंटू वी। अब हो सकता है कोई कहे कि सर ये मास 100 kg धरती पे है या मून पे है, हमें नहीं दिया है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मून पे ही वो मास है 100 kg, ठीक है, हैविंग अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो वो क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी, तो 100 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 200 न्यूटन सेकेंड। तो ये भी सही है, ये आपका गलत हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया सी, ठीक है, आंसर हो गया सी। क्लियर, बाकी ऑप्शन क्लियर है। चलो नेक्स्ट आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट, सिंपल, नॉट करेक्ट नहीं, करेक्ट। ये ना थोड़ा ध्यान रखना, ये वाला पार्ट, इसको हमेशा पेपर में ना अंडरलाइन कर लेना अच्छे से ताकि क्लैरिटी रहे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ ऑल्टीट्यूड, ठीक है जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ डेप्थ। अच्छा, अब ये बताओ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जो फ्री फॉलिंग वाला 9.8 मीटर पर सेकेंड, सो जब मैं अगर स्पेस में हूं, ठीक है, जहां ग्रेविटेशनल पुल नहीं लग रहा, तो क्या उसी स्पीड से मैं नीचे की तरफ आऊंगा, नहीं, लॉजिकल है, या हो सकता है स्पेस में मैं फ्लोट ही करता रहूं, जो कहा भी जाता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ डेप्थ, ठीक है, डेप्थ में जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा, ठीक है, विद द इंक्रीज ऑफ डेप्थ, विद द इंक्रीज ऑफ डेप्थ इट डिक्रीजेस, ठीक है। assumption के यूनिफॉर्म डेंसिटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ लेटीट्यूड, ठीक है, लेटीट्यूड का कोई ऐसा लेना देना नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ लेटीट्यूड, मतलब इक्वेटर से आप यहां की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द अर्थ।
अब पूछा क्या हुआ है, करेक्ट पूछा है, तो आंसर क्या हो गया आपका ए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेफर टू द फोर्स pull object towards the center. It is generally stronger at the closer to the earth surface, weaker as we move further away from it. So acceleration due to gravity decreases with the increase of altitude. ठीक है, ऑप्शन सारी की सारी यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस एज वी गो डाउन, ठीक है, इनकरेक्ट। और 4 क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीदर इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस एज वी मूव गो अप और डाउन, ठीक है जी। ये आपका एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा चार्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सेंटर से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ सरफेस की तरफ आ रहे हैं, मतलब सरफेस से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो जी कम हो रहा है, और फिर अगर सरफेस से ऊपर की तरफ ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो भी आपका जो है जी कम हो रहा है। तो इट इज मैक्सिमम एट द यू कैन से सरफेस। तो ये इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला है, पेड क्लासेस में हमने इसको बहुत डिटेल में किया है। तो जो रिवीजन कर रहे हैं वो इसको बहुत अच्छे से याद कर लें, ध्यान रख लें, ठीक है, बिठा ले दिमाग में। नेक्स्ट आता है बैरोमीटर केप्ट इन एन एलिवेटर रीड्स 760 mm, ठीक है जी। एक बैरोमीटर रखा गया है इन एन एलिवेटर 760 mm, ठीक है। उसका प्रेशर व्हेन द एलिवेटर इज एट रेस्ट, व्हेन द एलिवेटर मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ जा रहा है, विद द इंक्रीजिंग स्पीड द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर विल बी। अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ क्या है, प्रेशर कम होता है, रेडिफाइड एटमॉस्फेयर है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पहले अचीव हो जाता है। पहाड़ों पे बहुत लंबे समय के लिए कुकिंग करनी पड़ती है, इसीलिए लोग हल्का फुल्का नमक भी डाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर ये आपको रीडिंग दे रहा है तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे रीडिंग क्या होगा, कम होगा, प्रेशर कम हो रहा है तो लेस देन 760 mm, लेस देन 760 mm, क्लियर, क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, सो बैरोमीटर रीडिंग विल बी लेस देन 760 mm। चलो नेक्स्ट है आपका, सो पूरी की पूरी कहानी है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट बिट बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स। ओजोन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्या चीज एब्जॉर्ब करता है ये, अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस ओनली, इंफ्रारेड बी रेडिएशंस ओनली, आउटगोइंग अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस एंड इनकमिंग अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशंस। तो पहली बात तो ये जो रेडिएशंस हैं, ठीक है जी, ये आपका यूवी रेडिएशन, यूवी ए, ठीक है, यूवी ए, यूवी बी और सी, ठीक है जी, 3 रेडिएशंस होती हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक ये वाली है, ठीक है, सबसे ज्यादा खतरनाक, फिर सेकंड पे ये है, फिर ये है, ठीक है जी। तो आंसर इसका है बी, ठीक है, आंसर है इसका बी। हम आपको दिखा देते हैं, तो ये देख लीजिए, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं यूवीए बिल्कुल सरफेस तक पहुंचता है, एज यू कैन सी ओवर हेयर। सो ये रहा आपका यूवीए, बिल्कुल ये सरफेस तक पहुंच रहा है। अगर मैं इसको यहां पर देखूं तो द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रीचेस डीप इनटू द लेयर्स ऑफ स्किन, ठीक है, हमारी लेयर्स ऑफ द स्किन तक पहुंचता है, कॉजिंग एजिंग एंड रिंकलिंग। एंड UVC, your shortest wavelength absorbed by the atmospheric ozone, has the largest effect on the top layer of the skin, causes redness, burning of the skin cancer. अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि 2 ओजोन लेयर तीनों को ही अब्सॉर्ब करता है, बट UVA इवेंचुअली कम्स डाउन टू द अर्थ। ओजोन डिप्लीशन की वजह से जो ये वाली रेडिएशंस हैं ये ज्यादा मात्रा में सरफेस पे पहुंच रही हैं, ठीक है। ठीक है, so ozone in atmosphere absorbs only UVB radiations. Increased UV radiation reaching the earth's surface due to stratospheric ozone depletion, और UVA radiations end up on the surface, और जो कि हमारी स्किन को नुकसान भी पहुंचाता है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, रीचेस डीप इनटू द लेयर्स ऑफ आवर स्किन। तो UVC और UVB जो है काइंड ऑफ आपका एब्जॉर्ब होता है बाय द ओजोन लेयर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर। सिंपल है, अगर आपने मॉइस्चर ये पर्टिकुलर कंसेप्ट पढ़ा है, इसमें हम चारों को देखेंगे क्या क्या ये चारों इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं।
तो यहां पर आपका हाइग्रोमीटर इज द आंसर, हाइग्रोमीटर इज द आंसर। सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, या सिंपली कहें तो ह्यूमिडिटी को बताता है, ठीक है। हाइग्रो इज ह्यूमिडिटी को बताता है, ठीक है जी। देन हाइड्रो क्या बताता है, डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स, ठीक है, डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेजर्स द ह्यूमिडिटी लेवल इन द एयर। हिप्सोमीटर क्या बताता है, ऑल्टीट्यूड और एलिवेशन बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। ऑल्टीट्यूड और एलिवेशन बेसिकली कितने पे, देखो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट पहले ही अचीव हो जाएगा, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इतना बॉइलिंग पॉइंट जो है हो गया है, मतलब इस ऑल्टीट्यूड की बात हो रही है, ये इस हाइट की बात हो रही है। ओके, पायरोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये कुछ हो गए आपके इंस्ट्रूमेंट्स। क्वेश्चन था आपका हाइग्रोमीटर के बारे में। लिक्विड वाटर जो है डेंसर होता है देन आइस ड्यू टू, क्यों, क्या रीजन है, हायर सरफेस टेंशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेंडर वेल्स फोर्स, कोवलेंट बॉन्डिंग। अब देखो इसका जनरली हम कहेंगे कि सॉलिड है जी, सॉलिड तो ज्यादा डेंस होना चाहिए, पर होता नहीं है। अगर आप पानी में बर्फ को देखेंगे तो वो फ्लोट करता है, ठीक है। एग्जांपल ले लीजिए, बाल्टी में आप बर्फ डालिए तो फ्लोट करने लग जाएगा, तो व्हाई इट इज सो। अच्छा, इसका रीजन सिंपल ये है कि जब आपका जो आइस से जब हम पानी की तरफ जाते हैं तो जो बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन क्या है, ठीक है, दूसरा इसका खास रीजन ये है कि जो आइस है ना, इसमें एक लेटिस लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो उसमें गैप रहता है, ठीक है। उसमें क्या रहता है, गैप रहता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अल्टीमेटली है क्या, H2O है, ठीक है, H2O है, तो O के साथ ऐसे मान लो कि दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब ये जो बॉन्डिंग है, ये जो गैप है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये रहता है, तो होता क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम मास उतना नहीं रहता, इसके बीच में स्पेस रहता है, गैप रहता है। ये मैं बात कर रहा हूं आइस की। बट जब जो है ये पिघल जाता है, या कह लीजिए पानी बन जाता है, उस केस में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स इस स्पेस को फिल करते हैं। तो जब स्पेस फिल करेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम मास ज्यादा होता है, पर यूनिट वॉल्यूम मास ज्यादा होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, डेंसिटी बढ़ती है, तो क्या होगा आपका, ठीक है जी, पानी ज्यादा डेंसर हो जाएगा। तो उसका एक बड़ा रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर मॉलिक्यूल्स आर पोलर विद स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाइड्रोजन एटम, ठीक है जी। इन द सॉलिड स्टेट ईच वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद 4 नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिएटिंग अ रिजिड हेक्सागोनल लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है। इस लैटिस स्ट्रक्चर में होता क्या है, ओपन और स्पेशियस अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का, तो गैप है, मास पर यूनिट वॉल्यूम कम है, तो कम डेंस है, इसीलिए फ्लोट करता है। इसके अलावा मेल्टिंग प्रोसेस के बाद क्या होता है, रिजिड हाइड्रोजन बॉन्ड नेटवर्क ब्रेक्स डाउन, मॉलिक्यूल्स कैन मूव क्लोजर टुगेदर, मॉलिक्यूल्स आपस में पास में आते हैं। दिस अलाउस वाटर मॉलिक्यूल्स टू पैक मोर टाइटली, ठीक है, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ता है। तो कंसेप्ट मतलब सीक्वेंस भी समझ लो इसकी कि क्या हो रहा है सीक्वेंस में, ठीक है। चलो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, अ कंपास नीडल प्लेस्ड, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आई वुड से। अ कंपास नीडल प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, ठीक है, एक वायर है, ठीक है, जिसमें से करंट पास कर रहा है। अब जैसे ही करंट पास करता है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड आता है, करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो सिंपल सा क्वेश्चन, बिकॉज, ठीक है जी, बिकॉज कंपास नीडल प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर विल गेट डिफ्लेक्टेड, ठीक है। अगर आप कंपास नीडल लेके जाएंगे, एक वायर है जिसमें से करंट पास कर रहा है, उसके पास में आप एक कह लीजिए कंपास को लेके जाएंगे, मैग्नेट को लेके जाएंगे, तो वो डिफ्लेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे मान लो कि जब आप ये टॉपिक पढ़ते हैं 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी में, तो पहले ही पैरे में ये चीज आ जाती है। तो आंसर क्या हो गया आपका, ए, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है जी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनोस्ट्रॉपिक इन नेचर। देखो दो चीजें, एक होता है एनोस्ट्रॉपिक, एक होता है आइसोट्रॉपिक। पहले आइसोट्रॉपिक को समझ लो, फिर आपको ये भी समझ आएगा। देखो आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, आइसो का मतलब होता है सेम, और इसमें क्या है, जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है इन ऑल डायरेक्शंस। आइसोट्रॉपिक में क्या है, जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो सेम है इन ऑल द डायरेक्शन।
बट यहां पर ऐसा नहीं होता, इन डिफरेंट डायरेक्शन जो है प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। ग्लास है, इट इज आइसोट्रॉपिक। प्लास्टिक, क्वार्ट्ज, इसकी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम है, बट नॉट इन द केस ऑफ रबर। ठीक है, नॉट इन द केस ऑफ रबर। तो आंसर क्या हो गया? बी, substance having physical property which have a different value when measured in different direction। आइसोट्रॉपिक क्या है? materials property are identical in different direction, जैसे कि आपका ग्लास, सेरेमिक्स, क्वार्ट्ज, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, सो ये आइसोट्रॉपिक होगा, ये एनिसोट्रॉपिक होगा। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है जी, आइडेंटिकल, तो वो हो गया आइसो। आइसो मतलब सेम। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका ऑप्टिकल फिनोमिना दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपगेशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में क्या चीज है? ठीक है, जो इतनी तेजी से हमारे सिग्नल्स पहुंचते हैं। ठीक है, सॉरी, ये ऊपर ऐसे, तो ये कौन सा फिनोमेना है? बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट क्वेश्चन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत रेगुलर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी। सो अकर्स व्हेन अ लाइट पासेस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ लेस डेंस मीडियम। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एंगल से अगर ज्यादा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच लाइट रिफ्रैक्ट्स 90 डिग्री टू द नॉर्मल ट्रेवलिंग अलोंग द बाउंड्री। और ये आप देख सकते हैं, सो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन एक क्रिटिकल एंगल है, उस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो ये क्या करेगा? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेंसर मीडियम है, ये लेस डेंस मीडियम है। ठीक है, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसको ना कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि लाइक डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है तो ये नॉर्मल से दूर जाएगा या पास जाएगा, इसमें कंफ्यूजन रहती है। इसको मैं हमेशा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि इंसिडेंट रे लाइक डेंसर मीडियम है। डेंसर का मतलब स्पेस कम है, इसीलिए तो है ना डेंस, मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है। तो डेंसर में वो बहुत, मतलब उसको स्पेस ही नहीं मिल रही, वो जाना तो चाहता है, थोड़ा खुल के जाना चाहता है। ठीक है, जैसे जैसे समझो कि ट्रेन है पूरी भरी पड़ी है, स्पेस ही नहीं है ज्यादा हिलने डुलने की। जैसे ही वो एक स्टेशन ऐसा आता है जिसमें बहुत सारे लोग उतर जाते हैं तो सब लोग फैल जाते हैं, बिल्कुल ऐसा हो जाता है, मजा आ गया जी। ठीक है, अब थोड़ा स्पेस मिली। तो जैसे ही वो रेयरर मीडियम में गया, ठीक है, रेयरर मीडियम में क्या है? थोड़ा स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो थोड़ा फैल गया, आराम से बैठेंगे। ठीक है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका। ठीक है जी, चलो, तो ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज आर करेक्ट। ओके, बोथ आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइक्रोस्कोप आर कन्वेक्स लेंसेज। पहले तो ये समझ लो कि कन्वेक्स लेंस और ये हो गया आपका कनकेव लेंस। अब बेसिक सा कंसेप्ट है कि कन्वेक्स लेंस एक कन्वर्ज कर रहा है रेस को। ठीक है, ठीक है। कनकेव लेंस क्या है? दूर की चीजों को देखने के काम आता है। ठीक है, मायोपिक विजन, कई बार कहा जाता है ना कि जो है बहुत ज्यादा आप क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, मायोपिक विजन है, बहुत शॉर्ट साइटेडनेस है। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब नजदीक का तो देख पा रहे हो, दूर का नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, मायोपिक विजन है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि कनकेव लेंस लगाया जाता है। ठीक है, ये कनकेव लेंस। ठीक है, अब आप ये मत कहना कि मैं दूर का नहीं देख पा रहा, मतलब वो विजन वाली बात होती है। ठीक है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। विजन मतलब वो देखने वाला विजन, और एक वो गोल की लाइफ वाला विजन, दोनों अलग चीजें हैं। चलो, डोंट गेट डाइग्रेस। और कन्वर्जिंग में क्या है? कन्वर्ज कर रही है, नजदीक की चीज को देखना है। अब माइक्रोस्कोप में ऑब्वियसली आपको बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखना है, इलार्ज करना है, तो ये चीज यूज होगी। तो दोनों ही आईपीस और ऑब्जेक्टिव जो है कन्वेक्स लेंसेज है। ठीक है, कनकेव लेंसेज दूर की चीजों को देखने के लिए काम आते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फोकल लेंथ। ठीक है, अब देखो इसको भी समझ लो। सॉरी, एक आपका है ये वाला कन्वेक्स लेंस, ठीक है, और एक है आपका ये वाला कन्वेक्स लेंस। ठीक है जी, तो ये वाला जो कन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बढ़ गया पर उसका मैग्निफिकेशन नहीं बढ़ेगा, उल्टा है। ठीक है, ये आपका फोकल लेंथ कम है, इसीलिए ज्यादा कन्वर्ज करेगा, वहीं पे कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, यहीं पे कन्वर्ज कर देगा। ये इसका कन्वर्जेंस कहीं बहुत दूर जाकर होगा। ये मैं आपको, ये देखो, ठीक है,
सो ये लेंस और ये लेंस, ठीक है, तो यहां पर, ठीक है, सो इट इज बेसिकली दिस वन एंड दिस इज दिस एंड दिस इज दिस। इसमें बहुत दूर जाकर कन्वर्ज होगा, यहां पर ये जो है यहीं पर कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका, तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया। मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ट्यूब, बिल्कुल ठीक है, तो कितनी लेंथ है उस पर डिपेंड करता है। आई पीस ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज अ कनकेव लेंस, जी नहीं, आई पीस, ये अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये गलत होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी आपस में। क्वेश्चन देखने में हो सकता है आपको पेपर में टफ लगे, बट आप थोड़ा सा अगर लगो, मतलब इसमें दिमाग लगाओगे तो ये वाला दो ऑप्शन तो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है, तो ये क्रॉस, ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया आपका 1 एंड 3, ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया 1 एंड 3, ये सही है, ये सही है, ये डिक्रीज करता है और ये भी गलत है, आंसर हो गया 1 एंड 3। सो कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन, लाइट वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, साउंड वेव। तो साउंड वेव क्या है, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। यहां पर आपका एक और कंसेप्ट आता है, ठीक है, सो दीज आर मैकेनिकल वेव्स नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें मीडियम चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कोई मीडियम नहीं चाहिए, वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है, सो नीड अ मीडियम, व्हाट, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस टू ट्रेवल थ्रू, प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस इन द मैटर, कैन नॉट, so electromagnetic waves cannot travel through a vacuum while mechanical waves require a medium to propagate, ठीक है जी। चलो, when a longitudinal waves move through a certain medium, the quantity which is transmitted through the medium is, जब longitudinal wave मूव करती है, जैसे साउंड, तो क्या चीज जो है, कौन सी क्वांटिटी है जो मूव करती है थ्रू द मीडियम इज। अब ये चीज हम हमेशा पढ़ते हैं कि वेव्स में, ठीक है, इट इज नॉट द पार्टिकल्स विच, वो तो वहीं पे या तो ये या ये, बट इट इज द एनर्जी, ठीक है, मटीरियल ऑफ द मीडियम, एनर्जी ओनली, बोथ मटीरियल एंड एनर्जी, नन ऑफ द अबव, सो इट इज ओनली द एनर्जी विच ट्रांसमिट्स, ठीक है, इट इज नॉट द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स वहीं पर वाइब्रेट हो रहे हैं। ओके, सो material do play a role in the transmission of wave. It is more accurate to say that energy is the main quantity that is transmitted, ठीक है जी। so move through a medium, the quantity transmitted through is energy, clear है। ओके, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स को भी थोड़ा देख लेते हैं। सो वेव डिफर, ठीक है जी, सो पार्टिकल्स मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन, इंक्लूड साउंड वेव्स इन द एयर वेयर पार्टिकल्स ऑक्सिलेट बैक एंड फोर्थ, ठीक है, इस तरीके से in the direction of the wave travel. Particles move perpendicular to the direction this, like electromagnetic waves, like light waves on a string, where particles oscillate up and down and the wave moves horizontally. कुल मिला के एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, पार्टिकल्स, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स में ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ट्रांसवर्स, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल में इस तरीके से आपका मूव हो रहा है पार्टिकल। Which one of the following is not true for an electromagnetic wave? हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात ही कर रहे हैं। वेव ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी एंड मोमेंटम, ओके, एनर्जी और मोमेंटम, मोमेंटम इज m1 v1, ठीक है, m1 v1, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन पोलराइज्ड एंड रिफ्लेक्टेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है जी, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, सो इट इज नॉट लॉन्गिट्यूडनल, इट इज ट्रांसवर्स, नॉट करेक्ट पूछा था, तो आंसर हो गया आपका सी, ठीक है। कैन बी पोलराइज्ड एंड रिफ्लेक्टेड, ठीक है जी, प्रोपगेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय वेरिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है, आपकी बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है जी। तो अभी हमने जस्ट उसके बारे में भी पढ़ा। Okay, electromagnetic waves propagate approximately 3 into 10 raised to power 3 into 10 raised to power 8 meter per second in a vacuum. Transverse waves, electric and magnetic fields oscillate perpendicular to each other.
डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम, वाइड स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ठीक है, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आती हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्ड टू डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स है, नॉट लॉन्गिट्यूडनल में जैसे हमने साउंड को देखा। तो यहां से जैसे मैंने बोला तो जैसे मैंने बोला तो ये वाले जो पार्टिकल्स थे ये, ठीक है, वाइब्रेट हुए, इसने आगे इसको वाइब्रेट किया, इसने इसको आगे वाइब्रेट किया, उसने आगे, इस तरीके से जो है वो ट्रेवल कर रहा है, एनर्जी ट्रेवल कर रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कैन नॉट बी एग्जिबिटेड बाय साउंड वेव्स, कौन सा जो है साउंड वेव्स से फिनोमेना जो है एग्जिबिट नहीं होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ठीक है, कौन सा फिनोमेना है जो कि एग्जिबिट नहीं होता है साउंड वेव से, ठीक है जी। तो बहुत क्लियरली आपका आंसर है पोलराइज नहीं कर रहा है, पोलराइजेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पोलराइजेशन, जैसे रेडियो वेव्स हैं, ठीक है, आयोनाइजेशन, पोलराइजेशन। So sound waves, unlike light waves, cannot exhibit the phenomena of polarization. It is a process by which the direction of vibrations in a wave is restricted to a specific plane, or it is only observed in a transfer wave such as light waves, but not in longitudinal waves like the transfer waves. ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर फिनोमिना है आपको ट्रांसफर वेव में मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में नहीं मिलता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू, ये क्वेश्चन गलत करना मतलब पाप, ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज द रीजन जिसकी वजह से आपको वो डायमंड इतना चमकता हुआ नजर आता है, ठीक है, तो सिंपल रीजन। सो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीडिंग टू लार्ज क्रिटिकल एंगल, सो लाइट अंडरगोज मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो जो लाइट अंदर जाती है वो बाहर रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ नहीं आ पाती, वो अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, इसी वजह से आपको वो चमकता हुआ दिखाई देता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जिसकी अपनी खुद की लाइट है, ठीक है, जिसकी अपनी खुद की लाइट है, जैसे मान लो ट्यूबलाइट है, ये टकराकर, ठीक है, चेहरे पे, शर्ट पे, स्क्रीन पे टकराकर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जो किसी दूसरी लाइट से जो है आपको दिखाई दे रहा है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें से क्या है, मून, अल्टीमेटली सन की एनर्जी की वजह से हमें मून दिखाई दे रहा है, ठीक है, मून खुद से उसकी अपनी कोई एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रिक लैंप की है, कैंडल की है, सन की है, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, मून एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है जी। सो दिस इज इट, मून कैन स्टिल अपीयर ब्राइट इन द नाइट ड्यू टू द सन्स लाइट रिफ्लेक्टिंग ऑफ इट्स सरफेस। When a beam of white light is allowed to fall on a prism, the maximum deviation of the emerging light occurs, ठीक है, तो मैक्सिमम डेविएशन किस वजह से होती है, इसको ना मैं हमेशा अगेन प्रैक्टिकल एग्जांपल से, ठीक है, याद तो आप कर ही लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे लाइट आई, ठीक है, ये लाइट्स आई हैं, यहाँ पर विबग्योर बनता है, विबग्योर, ठीक है, तो रेड सबसे कम डेविएट होता है। अच्छा, रेड लाइट पर, ठीक है, जो भी हम शहरों में रेड लाइट, येलो लाइट देखते हैं, तो रेड लाइट ही क्यों यूज होती है और कोई लाइट क्यों नहीं यूज होती? पहली बात तो विजिबल स्पेक्ट्रम में, ठीक है जी, हाईएस्ट वेवलेंथ है, सबसे कम डेविएशन है, तो रेड लाइट मतलब स्टॉप, रुक जाओ, तो दूर तक दिखाई देगा। इवन मान लो धुंध है, फॉगी कंडीशंस हैं, तो भी आपको रेड लाइट दिखाई देगी क्योंकि डेविएशन नहीं हो रही है। मान लो धुंध है, किसी बंदे को रेड लाइट है, वो दिख जाए दूर से, ठीक है, वैसे भी अगर वो बहुत दूर से आ रहा है, बहुत स्पीड पे है, तो पहले से ही वो रुक जाए, क्योंकि डेविएशन कम है, वेवलेंथ ज्यादा है, दूर तक दिखाई देगा, ठीक है, लॉजिकल, ठीक है, दिमाग में रहेगा। तो अब डेविएशन सबसे ज्यादा किसमें है, विबग्योर में, सबसे पहले वी क्या है आपका, वॉयलेट लाइट, तो वॉयलेट लाइट में डेविएशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम डेविएशन वॉयलेट, ठीक है, सबसे कम किस में है, रेड, और वॉयलेट में सबसे ज्यादा है डेविएशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है आपका अ स्नोबोर्ड पुल्ड बाय अ टो रोप ट्रेवल्स एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड अप अ माउंटेन। तो यहां पर जो है आप ऐसे मान के चलो कि इसको खींचा जा रहा है। इफ 3000 वॉट ऑफ पावर इज यूज्ड, व्हाट फोर्स वाज अप्लाइड टू इट,
ठीक है जी, व्हाट फोर्स वाज अप्लाइड टू इट, बहुत ही सिंपल मतलब कह लीजिए इसका फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। इसका भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि कैसे हमने डिराइव किया, बट अभी के लिए पावर कितना है 3000 वॉट डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया आपका 600 न्यूटन। ठीक है, 600 न्यूटन सीधा सीधा है। अब देखो जो आपका पावर है, ठीक है, सो पावर इज वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ वर्क, ठीक है, रेट एट विच वर्क इज परफॉर्म्ड, सो पावर इज रेट ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे एवरेज पावर, अब ये जो टाइम है, ठीक है, टाइम को हमने क्या लिख लिया, यहां पर जो वर्क है, वर्क क्या हो गया आपका, कितनी फोर्स लग रही है कितने समय के लिए, कितनी फोर्स लग रही है कितने समय के लिए, तो यहां पर फोर्स इंटू सेकेंड्स, सो एफ इंटू एस डिवाइडेड बाय आ गया टी। ठीक है जी, अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एस डिवाइडेड बाय टी, सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, सो डी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू एस। ठीक है, तो यहां पर आपका आ गया ये, सो ठीक है जी, पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी। क्लियर, दोबारा से देख लीजिए, पावर रेट ऑफ वर्क, ठीक है, रेट ऑफ वर्क, तो W डिवाइडेड बाई टी, तो यहां पर वर्क क्या है, कितनी फोर्स लग रही है कितने समय के लिए कितने डिस्टेंस के लिए, जैसे कि मैं अगर पुश कर रहा हूं, ठीक है, किसी ब्लॉक को, तो कितने डिस्टेंस तक उसको पुश कर रहा हूं, ठीक है, तो वो टोटल क्या हो जाएगा, मेरा वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन हो जाएगा, कितनी फोर्स लगी और कितने डिस्टेंस के लिए, तो F इंटू एस, अब ये S डिवाइडेड बाई टी क्या होता है, वेलोसिटी, तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। ठीक है जी, तो यहां से आपका सीधा आंसर है 3000 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स नेवर अकर सिंगली इन नेचर। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। When the earth pulls a stone downwards due to gravity, the stone exerts a force on the earth। ठीक है जी, जब धरती इसको अपनी तरफ खींच रही है तो स्टोन भी अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि धरती इतनी बड़ी है, मूव नहीं करेगी। There is a cause effect relationship implied in the third law। ठीक है, there is no cause effect relationship implied in the third law। इसको जो है बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे, इसका रीजन मैं बता देता हूं। देखो, कॉज एंड इफेक्ट तब होता है कि आप ये कहेंगे ये कॉज है और ये इसका इफेक्ट है, तो यहां पर आप एग्जैक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि इसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये आपका सही है, ये नहीं सही है। देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट मतलब ये चीज इसके बाद ये चीज होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन है, तो ये आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका सी, देयर इज कॉज एंड इफेक्ट, रादर क्या होना चाहिए, देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। Implied means the law describes a mutual interaction between two objects। Mutual interaction है without specifying which object is the cause and which is the effect। ठीक है, तो यहां पर एक म्यूचुअल इंटरेक्शन है और ये नहीं यहां पर क्लियर है कि कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है। सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो आंसर क्या हो गया आपका सी। Which one of the following statement regarding the motion is correct? Okay, all periodic motions are necessarily simple harmonic। All simple harmonic motions are simple harmonic motion। ठीक है जी, पेंडुलम है, घूम रहा है, ठीक है, तो पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन हमेशा क्या होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। पर सारे पीरियोडिक मोशन, ठीक है, जो है वो आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जरूरी नहीं है। ठीक है, मान लो किसी भी तरीके से आप बॉल को इस तरीके से मूव करा रहे हैं, तो वो जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जरूरी नहीं है। ठीक है, मान लो सीधा बॉल जा रही है वापस आ रही है, सीधा जा रही है वापस आ रही है, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ पीरियोडिक मोशन, बट दिस इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया आपका दिस वन। सो ऑल सिंपल हार्मोनिक, मतलब आप ऐसे समझो कि पीरियोडिक मोशन इज अ बिगर सबसेट, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो उसका एक सबसेट है, तो ये आपका सही है। देयर इज नो कोरिलेशन, ये गलत है, बिल्कुल है जी। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये हमेशा आपका एक पीरियोडिक मोशन रहता है। ठीक है, यहां पर ये फोर्स, ठीक है,
यहां पर जब ये यहां पर जाता है तो ये इस तरफ इसकी फोर्स है, इसको इस तरफ खींचता है, ठीक है। सो दिस अगर यहां पर ये वैक्यूम में होगा, इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग। द रिलेशन बिटवीन द सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जी नहीं, 2 पाई अंडर स्कोर एल बाई जी टाइम, ठीक है, तो वहां मास का कंसेप्ट ही नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या आ गया आंसर आपका बी, ठीक है, आंसर हो गया बी। सो करेक्टली दिस refers to the motion of object that oscillates back and forth. I hope this is basic concept is clear. तो ये जो है यहां पर आपकी फोर्स लग रही है, so it is moving it down, और ये हमेशा एक periodic motion रहेगा। अब क्योंकि वैक्यूम नहीं है, ठीक है, रेजिस्टेंस फोर्स है, so eventually it stops. So this is it. The opposite direction, this is repetitive sinusoidal motion where the object returns to original position after each complete cycle. ठीक है, तो ये हमेशा एक periodic motion होगा। Electron and a photon have same de Broglie wavelength. It implies that they have same. ये टफ क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे जनरली फिजिक्स क्लासेस में ये चीज नहीं पढ़ी जाती है। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है? इट इंप्लाइज दैट दे हैव द सेम लीनियर मोमेंटम, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही यही है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ h डिवाइडेड बाय रो, दैट इज बेसिकली मोमेंटम, ठीक है, h इंटू मोमेंटम। सो दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दिस इज मोमेंटम, ठीक है। तो काइंड ऑफ आप ये कह सकते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। सो पार्टिकल दिस h is the Planck's constant, as the photon and the electron having the same wavelength, the momentum of them will be the same, ठीक है। तो मोमेंटम जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और फोटोन का यहाँ पर सेम वेवलेंथ है, वेवलेंथ सेम है, तो वो कह रहा है मोमेंटम भी सेम होगा, ठीक है। तो ये रहा इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है जी, और दैट डिस्क्राइब्स द वेव लाइक प्रॉपर्टीज। प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ये आप यहां पर सीधा सीधा इसको देख सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, जो कह लीजिए आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लें, प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय m into v, दैट इज मोमेंटम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट करेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शंस को देख के आपको कुछ आइडिया होगा। Albert Einstein received the Nobel Prize in Physics for explaining photoelectric effect. For each metal, there is threshold frequency V0 below which this effect is not observed. एक हर मेटल के लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है V0 या V, जिसके नीचे ये इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिखेंगे, ठीक है। इसके बारे में मैं ब्रीफली बताऊंगा, बट एज फ्रीक्वेंसी अगर वो V0 से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, kinetic energy of ejected electron does not change on increasing the frequency of incident light. सिंपल सा कंसेप्ट है, जितनी तेजी से लाइट उस पे हिट करेगी उतना तेजी जो है इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। इट इज सिंपली कि जो कितनी तेजी से फोटोन या किनेटिक एनर्जी वहां पर हिट कर रहा है उतनी तेजी से उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी होगी। सो किनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन does not change, it does change on the increasing the frequency of incident light, ठीक है। बिल्कुल इस पे डिपेंड करता है कौन सी लाइट है, कितनी उसकी इंटेंसिटी है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। यस, ये देख लो, ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपका कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो जहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है उनमें से एक सही होगा, एक गलत होगा, तो ये आपका गलत है, ठीक है जी, नॉट करेक्ट पूछा तो आंसर हो गया सी। ओके, सो the frequency in photoelectric effect, the frequency of incident light affects both the number of ejected electrons and their kinetic energy. So number of electron ejected from the surface of material increases with the intensity of incident light, which is related to the number of photons striking the surface, ठीक है। इसीलिए आपको डिफरेंट कलर्स इसीलिए तो दिखाई देते हैं। जब हमने पढ़ा कि भाई नियॉन में आपको लाइक रेड कलर दिखाई देता है, या हम लाइक नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में जो एक सोलर फ्लेयर की वजह से एक फिनोमिना देखते हैं। कौन सा फिनोमिना है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ा है हमने, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में, ठीक है, वो फिनोमिना जो अलग अलग लाइट्स, जो नेचुरल लाइट्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, वो इसी कारण से आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। मतलब दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, डिफरेंट इंटेंसिटीज, डिफरेंट आपको से जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, किनेटिक एनर्जी अलग होगी, तो अलग विजिबिलिटी आपको दिखाई देगी।
ओके, नेक्स्ट आपका द रडार यूज्ड बाय पुलिस टू चेक ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है जी, तो कई बार वो घर में चलान आता है कि जो ओवर स्पीडिंग थी तो कैसे चेक किया गया है, रमन इफेक्ट, इंडक्शन इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट, कूलम इफेक्ट। बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, डॉपलर इफेक्ट, साउंड वेव जाती हैं आती हैं। ठीक है, सो मोशन रिलेटेड फ्रिक्वेंसी चेंज इज डॉपलर इफेक्ट। सो लोअर फ्रिक्वेंसी पिच, हायर फ्रिक्वेंसी पिच, उसके अकॉर्डिंगली आपका यहां पर मेजर होता है। तो चेंज इन फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ अ वेव इन रिलेशन टू द ऑब्जर्वर मूविंग रिलेटिव टू द सोर्स ऑफ वेव। ठीक है, तो ये कहां कहां यूज होता है, मेजर द वेलोसिटी ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज, डिटरमिन द स्पीड ऑफ व्हीकल फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, उसके अलावा मेडिकल इमेजिंग, ब्लड फ्लो वेलोसिटी, नेविगेशन में जीपीएस एक्यूरेसी, उसके अलावा आपका मीटरोलॉजी में यूज होता है, और एक्वेस्टिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमुलेट्स रियलिस्टिक मूवमेंट इफेक्ट्स एंड साउंड डिजाइन फॉर मीडिया। तो सब जगह क्या आपका डॉपलर इफेक्ट यूज होता है। ये आपका एनसीईआरटी का बहुत सिंपल सीधा कंसेप्ट था। Which one of the following statements for an object falling freely under the influence of gravity is correct? Free falling है तो G क्या होता है, चलो अब पढ़ लेते हैं। जीरो एक्सेलरेशन ऑलवेज इंप्लाइज जीरो वेलोसिटी। अच्छा, जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मान लो मेरी गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है, कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड जीरो नहीं है, कांस्टेंट स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। पर क्या वेलोसिटी जीरो है, जी नहीं, बिल्कुल गलत। ओके, जीरो एक्सेलरेशन हैज नो रिलेशन विद द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल है जी, जीरो एक्सेलरेशन से आपको पता लगता है, जीरो एक्सेलरेशन देखो, या तो बॉडी रेस्ट पे है, मतलब वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो जीरो, तो एक्सेलरेशन भी जीरो। हाँ, अगर मान लो मेरी गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कांस्टेंट चल रही है, तो यहां पर मेरा वेलोसिटी कितना हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो जीरो एक्सेलरेशन का रिलेशन बिल्कुल है जी, वेलोसिटी से ही तो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो है। ओके, जीरो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट नेसेसरली मींस जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। जीरो वेलोसिटी का मतलब ये नहीं है, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो 60 किलोमीटर पर आवर पे, फिर एकदम आपने ब्रेक लगाया, गाड़ी रुकी, तो ये डिसलरेशन है, डिसलरेशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो जाएगा। पर जब आपकी गाड़ी रुकी जीरो, उसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन भी जीरो है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, सिंपल कंसेप्ट, क्योंकि उस समय पर आप डिसलरेशन में जा रहे हैं। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ऑल थ्रू आउट द फ्री फॉल। यस, जैसे आप g इज कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, उस केस में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यस, ठीक है, तो एक एक ऑप्शन को दिमाग में देखो, ऐसे क्वेश्चंस को ना, जनरली साइंस के क्वेश्चंस को जितना ज्यादा आप टेक्निकल टर्म्स में देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे, जितना आप उसको प्रैक्टिकली सोचेंगे उतना आपके उस क्वेश्चन का सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आपने यहां पर ऑप्शन लिया कि हाँ मेरी गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो ये ऑप्शन, इस तरीके से आप चलना है। ठीक है, ओके, तो आंसर क्या हो गया आपका, डी। ठीक है जी, चलो, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द सेम सोर्स नेवर इंटरसेक्ट। अब ये आपका एनसीईआरटी में बिल्कुल ना बड़े बड़े अक्षरों में अंडरलाइंड जो है लिखा हुआ है, नेवर इंटरसेक्ट, कैन ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट, कैन टर्मिनेट द सेम पॉइंट, कैन इंटरसेक्ट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द सेम सोर्स नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, आप कैसे देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, वो इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करता है, सो इट इज, आंसर इज ए। ये मतलब बहुत ही बेसिक, बिल्कुल, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं तो उसका पहला के लीजिए वन ऑफ द अर्ली फ्यू लेसन्स में ये चीज हम पढ़ते हैं। Magnetic field lines never intersect because an intersection would imply that magnetic field at that point has two different directions. So this is impossible as the resultant force on a magnetic pole, north or south, at any point can only be in one direction. ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। ओके, टफ क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स सी क्या इसका आंसर है। इसका मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को ध्यान में रखना, पेपर में वो ट्रिक आपके काम आएगी। चलो, which of the following statement regarding the Fleming rule is correct? Right hand rule, left hand rule. So Fleming's left hand rule gives direction of the force on the current carrying conductor in a magnetic field. Fleming's right hand rule gives direction of the force
current carrying conductor in a magnetic field. Left hand and right hand rule can be used for finding direction of the force on a current carrying conductor in a magnetic field. ठीक है जी, फ्लेमिंग रूल्स हैज नथिंग टू डू विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी एक ट्रिक है MLM, ठीक है, और एक है ट्रिक सिगार, ठीक है, सिगार ये क्या है, मतलब MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, सिगार तो सिगार होता ही है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट जनरेटर राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड रूल जो है आपको क्या बताता है, चलिए जनरेटर्स में हम यूज करते हैं इसको इंड्यूस्ड करंट को फाइंड आउट करने के लिए। ये जो लेफ्ट हैंड रूल है ये मोटर्स में यूज होता है और मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहां पर आपका क्या पूछा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड रूल गिव्स डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो यहां पर ये वाला चार्ट देख लीजिए, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। पहले बात तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज इन द इलेक्ट्रिक मोटर, द पर्पस ऑफ दिस रूल इज टू यूज फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर में जो आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो इसकी ट्रिक मैंने बनाई है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। सो M से हो गया आपका ये मोटर्स और अगले M से हो गया मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, ठीक है। L से हो गया लेफ्ट हैंड रूल, ये क्या है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में, पर्पस ऑफ दिस रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। जनरेटर चल रहा है उसकी वजह से जो एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा है इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखो जनरेटर एसेंशियली क्या कर रहा है, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। मोटर क्या कर रहा है, मोटर में हम बिजली देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बनती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बनती है। तो यहां पर आप मैग्नेटिक फोर्स को देख रहे हैं, इसका है सिगार, तो CI से हो गया आपका इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, G से हो गया जनरेटर और R से हो गया आपका राइट हैंड रूल, ठीक है। तो ये आपका एक तरीका है इस क्वेश्चन को ध्यान में रखने का। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इन एयर, ठीक है जी। तो वेवलेंथ, अब देखो इसका सीधा एक तरीका तो है, आपको याद है, अगर आपको नहीं याद है, आपको इतना ध्यान में है कि अच्छा 0.4 से 0.7 है, इन ऑप्शन में ही आपको अगर टिक करना है, ठीक है, इसी ऑप्शंस में टिक करना है। अभी हमने डिस्कस किया कि रेड जो है कब सबसे कम डेविएट करता है और उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तभी दूर तक दिखाई देता है रेड। और वायलेट की क्या है, डेविएशन मैक्सिमम है, मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है, डी मतलब डेविएशन, और वेवलेंथ जो है वो कम है सबसे, ठीक है, विजिबल में वेवलेंथ सबसे कम है, तो सबसे कम क्या हो जाएगा 0.4 माइक्रोमीटर, ठीक है जी। तो यहां पर आप देख सकते हैं 0.4, ठीक है, और वेवलेंथ इन मीटर्स 4 × 10⁻⁷, ठीक है। तो ये हो गया ये आपका वेवलेंथ, ठीक है, ये हो गया आपका रेड का, ठीक है, ये हो गया आपका रेड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट है आपका विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड टू कुक फूड, ठीक है, कौन सा जो है खाना बनाने के काम आता है, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन ओनली, माइक्रोवेव रेडिएशन ओनली, इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव रेडिएशन, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो आंसर है इसका इंफ्रारेड रेडिएशन एंड माइक्रोवेव रेडिएशन। देखो माइक्रोवेव क्या करता है, जो भी खाना होता है उसके अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए कई बार कहा भी जाता है अगर आपके घर में माइक्रोवेव अवन है तो कहा जाता है कि पानी मत रखो उसमें डायरेक्टली, ठीक है, पानी मत रखो, और उसके एक अपने खास बर्तन भी आते हैं, ठीक है। सो वाटर मॉलिक्यूल्स को में मूवमेंट करता है और उससे वो खाने को गर्म करता है। इंफ्रारेड जो है सीधा सीधा अपनी हीट जो है प्रोवाइड करता है खाने को, उससे वो जो है खाना गर्म होता है, ठीक है। तो ये है इसके दोनों का कंसेप्ट। आंसर इज सी, हीट्स द फूड डायरेक्टली बाय ट्रांसफरिंग एनर्जी टू द फूड सरफेस। ब्रॉइलिंग, नॉट बॉइलिंग और ब्रॉइलिंग अलग है, ठीक है। यूज इंफ्रारेड जैसे कोयले पे, ठीक है, किसी जो है लिट्टी चोखा लिट्टी बनाया जाता है, ठीक है, या मीट वो जो है बॉइल वो किया जाता है, ठीक है, रोस्ट किया जाता है, ठीक है, दैट इज बेसिकली ब्रॉइलिंग। infrared radiation to cook food quickly at high temperature, toasters and grill basically use infrared element to brown and crisp food. Microwave क्या करता है, heats food by causing water molecule in the food to vibrate and producing heat, ठीक है। सो दोनों का कंसेप्ट अलग है।
ठीक है जी। सो लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है, लो एनर्जी लो फ्रीक्वेंसी। शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ आप बढ़ते हैं, हाई, देखो शॉर्ट वेवलेंथ मतलब बहुत तेजी से मूव कर रहा है, ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ बहुत तेजी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्सरे, गामा रेज, ठीक है, ये हो गया आपका, और यहां पर ये विजिबल एंड लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है। तो इंफ्रारेड के बाद रेड आएगा, इंफ्रारेड रेड, वॉयलेट के बाद अल्ट्रा, अल्ट्रा वॉयलेट के बाद अल्ट्रा वॉयलेट, ठीक है। ओके, चलो। द टाइम elapsed between viewing a lightning lash and hearing the thunder of the cloud is 10 seconds if the speed of the sound and the light in air are 330 meter per second and 3 into 10 raised power 8 meter per second respectively. How far away is the storm? ठीक है, कितनी दूर है जो storm, कितनी दूर है? About 1650 meters, 3300 meters, 990 meters, 1000 meters. अब देखो, यहां पर लाइटनिंग हुई, यहां पर लाइटनिंग हुई, यहां पर ये सरफेस है, उसके बाद क्या हुआ कि आपको लाइटनिंग तो दिखी, मतलब बिजली चमकती हुई दिखी, पर जो है उसका जो साउंड है वो आपको 10 सेकंड के बाद सुनाई दे रहा है ना, 10 सेकंड के बाद सुनाई दे रहा है। अब इसमें स्पीड ऑफ लाइट का लेना ही देना कुछ नहीं है, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर मूवमेंट के बाद बात कर रहा है। तो अब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, ठीक है जी, स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 10 सेकेंड, तो कितनी दूर होगा ये? 3300 मीटर्स, ठीक है। आंसर क्या हो गया? 3300 मीटर्स। लाइट का कोई कंसेप्ट ही नहीं, मतलब क्योंकि ये इस लाइटनिंग के बाद की बात कर रहा है, ठीक है। तो साउंड को यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, और टाइम दे रहा है, स्पीड दे रहा है, डिस्टेंस आ गया आपका, ठीक है जी। आंसर हो गया 3300 मीटर। An object is placed 10 centimeter in front of a lens. The image formed is real, inverted and of same size of the object. What is the focal length and nature of the lens? अब देखो, इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि जो आपका कनकेव लेंस है, ठीक है, वो एक डाइवर्जिंग है और उसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, रियल इमेज नहीं बनती है। तो डाइवर्जिंग नहीं होगा, ठीक है, डाइवर्जिंग नहीं होगा, कन्वर्जिंग होगा, कन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। यहां पर जो भी बात हो रही है कन्वेक्स लेंस की बात हो रही होगी, ठीक है। दोबारा से मैं अभी आपको इमेजेस दिखाऊंगा, कन्वेक्स लेंस में आपका रियल इमेज बन रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है कन्वेक्स लेंस में, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, समझेंगे, तो यहां पर आपका अगर फोकल लेंथ, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो यहां पर अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर, मतलब 2f पे है आपका, ठीक है, 2f पे जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये यहां पर, यहां पर, ये यहां पर, ठीक है, मतलब ये आपका इधर भी 2f पे ही इमेज बनेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस और जो है ये आपकी कहां बन रही है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर कन्वर्जिंग, क्योंकि ये 2f इस तरफ बन रहा है। तो 1f डिवाइडेड बाय 1/10 माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10, तो यहां से आपका सीधा फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आ रहा है, ये देख लीजिए, ठीक है। अगर इंफिनिटी पे है तो फोकस पे है, इमेज बन रही है, ठीक है, इंफिनिटी। देन आपका 2f पे है तो 2f पे ये वाला केस आपका दिया गया है, ठीक है, यहाँ ये वाला केस दिया गया है। उसके बाद फोकस पे अगर है तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर आपका बियॉन्ड 2f है तो इमेज f और 2f के बीच में बनता है। इसको आप थोड़ा सा भी ध्यान में रखेंगे तो आंसर आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आइडिया इज दैट कैलकुलेशन फॉर्मूला तो है ही है, फिर उसके आखिर में f और 2f के बीच में है तो बियॉन्ड 2f है, ठीक है। 2f के बियॉन्ड है तो f और 2f के बीच में, f और 2f के बीच में है तो बियॉन्ड 2f है, ठीक है। और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट इन बिट, ये हो गया ऑब्जेक्ट लेस देन f। हाँ, अगर आपका फोकस से भी कम है डिस्टेंस
तो क्या होगा, एक आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी, तो यहां पर ये पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस में क्या है, कनकेव लेंस में आपका ये ऑप्शन है, ठीक है। वर्चुअल इमेज आपकी बन रही है और ये है, ठीक है। बियॉन्ड 2f है, तो ये फोकस के बीच सेंटर कर्वेचर और यहां पर बन रहा है, और अगर f और 2f के बीच में, तो यहां पर आपकी इमेज बन रही है। तो इस तरीके से यहां पर आपकी वर्चुअल इमेजेस बन रही है, डिमिनिश्ड है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। और कनकेव लेंस में, ठीक है, आपका रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है। Which of the following statement with regard to short sighted person is correct? ठीक है, कई बार हम कहते हैं ना मायोपिक व्यू है आपका। मायोपिक व्यू मतलब आप अभी इमीडिएटली देख रहे हो, लॉन्ग टर्म विजन नहीं देख रहे हो। मतलब ये गोल की टर्म्स में, हम मोटिवेशन की टर्म्स में बात करते हैं, और ये आपका विजन से भी, उसी से रिलेटेड भी है। तो दूर का देखना है तो आपको क्या चाहिए, कनकेव लेंस चाहिए, क्योंकि इमेज जो है वो पहले ही यहां पर बन जा रही है, ठीक है। रेटिना तक नहीं बन रही। रेटिना तक बनने के लिए इमेज क्या करना पड़ेगा, ठीक है, रेटिना तक बनने के लिए इमेज आपको, ठीक है, कनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो शॉर्ट साइटेड पर्सन सीज द नियर ऑब्जेक्ट ब्लर्ड बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, नहीं। शॉर्ट साइटेड पर्सन नजदीक की चीजें तो सही देख रहा है, दूर की चीजें नहीं देख पा रहा। कन्वेक्स लेंस, जी नहीं। शॉर्ट साइटेड पर्सन सीज द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर ब्लर्ड एंड कनकेव लेंस इज यूज्ड टू this defect. Short-sighted person sees the near object blurred, distant object clearly, a concave lens नहीं. Short-sighted person sees the near object clearly, distant object blurred, convex lens नहीं. concave lens यूज किया जाता है। जनरली हम मैक्सिमम लोग जो है concave lens यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख लीजिए, ये है आपका रेटिना से पहले इमेज बन रहा है, तो नीड टू यूज अ concave lens, क्योंकि वो डाइवर्ज करेगा तो इमेज जो है फिर रेटिना पे आके बनेगी, ठीक है, रेटिना पे आके बनेगी। When a white light beam is made to fall on a hollow prism filled with water, it breaks into 7 constituent colors. Which of the colors suffers a maximum angle of deviation? Same question repeat, ठीक है। maximum deviation किस में था, violet में, ठीक है। यही तो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि रेड में डेविएशन कम है, इसीलिए दूर तक दिखाई देता है। वेवलेंथ ज्यादा है, डेविएशन कम है। इसमें जो है क्या है, डेविएशन सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ कम है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या हो गया, मिरर इमेज पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टाइम, ठीक है जी। द फॉलोइंग फिगर शोज द इमेज ऑफ अ क्लॉक इन अ प्लेन मिरर, ठीक है। इमेज ऑफ अ क्लॉक इन अ प्लेन मिरर, करेक्ट टाइम क्या है, ठीक है, करेक्ट टाइम क्या है। तो मतलब ये इमेज बन रही है, तो फिगर शोज अ इमेज ऑफ अ क्लॉक इन अ प्लेन मिरर, ये इमेज बन रही है, तो क्या होगा। तो सिंपली आपको इसको अगर मैं ऐसे देखूं यहां पर, तो ये वाला सुई यहां ले जानी है, ठीक है, ये वाली सुई, और ये वाली सुई यहां ले जानी है। तो ये क्या बना, ये छोटी सुई है, ये मतलब लाइक आर, और ये मिनट हैंड, और ये 9, और ये क्या हो गया आपका 9:25, ठीक है। 5, 10, 15, 20, ठीक है, 9:25 के लगभग ये टाइम शो कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो कह लीजिए आर हैंड है, यहां आ गई, ये वाली यहां आ गई, मिरर इमेज, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9:25। सिमिलरली ये वाला इधर आ गया, ठीक है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये इस तरीके से ये है, तो ये आपका ये सेम रहेगा, और ये इधर आ गया, ठीक है, ठीक है। तो मिरर इमेज कैसे बन रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, अगेन हमने पहले भी पढ़ा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अब इनमें से आपको देखना है कि जो प्लैनेट्स हैं या सैटेलाइट्स हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली किसकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सन की लाइट को। तो इनमें से जुपिटर सन स्टार है, प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार है, अल्फा सेंचुरी स्टार है, ये स्टार्स हैं, ये इनके पास अपनी लाइट है, तो दे आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जुपिटर नहीं है, ऑड वन आउट था, एक सीधा सीधा क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका जुपिटर, जुपिटर इज अ प्लैनेट। तो कौन कौन से हैं, सन है, स्टार्स हैं, फायर है, कैंडल, ग्लो स्टिक्स, लावा, लेजर्स, नियॉन साइंस, ये सारे क्या हैं, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ओरिजिनल अपनी लाइट प्रोड्यूस। नेक्स्ट आपका लेट एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लो थ्रू अ इनकैंडेसेंट लैंप इन अ सर्किट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू इट इन 10 मिलीसेकेंड्स, ठीक है। CAPF AC 2021 का क्वेश्चन है। तो यहां पर आपका अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो गया आपका, करंट इनटू
टाइम, ठीक है। सो 1.5 इंटू 10⁻⁻3, तो यहां पर लाइक ये हो गया डिवाइड इंटू 1000, हाँ इंटू 10 भी आएगा, ठीक है 10, तो ये क्रॉस हो गया, तो ये क्या हो गया आपका 1000.015 कूलम, ठीक है। तो आंसर हो गया ए, ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका ए, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका दिस, सो ये हो गया आपका इंटू 10 भी आएगा यहां पर, ठीक है। तो ये कट जाएगा 10⁻³ 15 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो ये हो गया 0.015 कूलम। Two objects x and y have equal mass and moving with the speed u and 3u. Kinetic energy kx, ठीक है जी, kx डिवाइडेड बाय ky, ठीक है जी, हाफ m u स्क्वायर हाफ m 3u स्क्वायर, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका क्रॉस हो गया, ये आपका u स्क्वायर भी क्रॉस हो गया, तो kx डिवाइडेड बाय ky क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाय 9, 3 का स्क्वायर 9, तो ky इज इक्वल टू 9kx, ठीक है जी, 9kx। तो आंसर क्या हो गया आपका सी, ठीक है जी, सिंपल कैलकुलेशन था। किनेटिक एनर्जीज के बारे में पूछा था, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, यहां पर आपने फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, प्रेशर इज व्हाट, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहां पर पास्कल, बार, ये तो बहुत स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब इसमें न्यूटन, फोर्स न्यूटन और एरिया मीटर पर स्क्वायर ये भी है, ये नहीं है। आंसर क्या हो गया आपका जूल पर मीटर स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी को शो करता है, ठीक है, जूल एनर्जी पर एरिया, ठीक है। सो डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग द एनर्जी इन जूल्स पर मीटर स्क्वायर, तो जूल पर मीटर स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी को शो करेगा, एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी एनर्जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, लेंस के लिए एक एसेंशियल चीज क्या चाहिए, लाइट पास होनी चाहिए, ठीक है, कन्वर्ज पास, इनमें से ये क्या है, मेटल है, ठीक है, ग्लास, सफायर, वाटर, वाटर ड्रॉपलेट जो है एज अ कन्वेक्स लेंस काम करता है, बट एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, लाइट ही पास नहीं कर रही, ठीक है। तो ये आपका एज अ जो है कन्वेक्स लेंस नहीं यूज होगा। दिस इज अ मेटल नॉट अ ट्रांसपेरेंट, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ कन्वेक्स लेंस, इट डज नॉट रिफ्रैक्ट लाइट, ठीक है जी। ओके, द ऑप्टिकल फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, बहुत ही आसान डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो सन है वो ऑरेंज या रेडिश कलर क्यों दिखता है ड्यूरिंग द सनसेट, अगेन द स्कैटरिंग, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, अगेन scattering of light. So Rayleigh scattering happens when the particles are much smaller than the light's wavelength. Shorter wavelength scatter more than longer ones, ठीक है, ज्यादा जो है लाइट को स्कैटर करते हैं। when the sky, we see the sky as blue instead of violet because our eyes are more sensitive to blue light, because sunlight contains more blue light, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका कारण है, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका, सो डिस्पर्शन क्या है, रिफ्लेक्शन, सो सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट कलर्स ड्यूरिंग वेरिंग स्पीड्स, दैट इज डिस्पर्शन, जैसे हमने प्रिज्म की बात करी। रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द सरफेस। रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग क्या हो गया आपका मल्टीपल डायरेक्शन में ड्यू टू इंटरेक्शन विद द पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द मीडियम। इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मतलब जिससे बिजली पैदा हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिजली के किस में पैदा हो रही है, इन सब में। जनरेटर से बिजली पैदा होती है, जब भी लाइट जाती है आप कहते हैं जनरेटर चलाओ जी, ठीक है, लॉजिकल, ठीक है, बिल्कुल। मोटर से उल्टा हो रहा है, मोटर से आपका इलेक्ट्रिक, आप लगाते हैं मोटर के, मोटर ऑन कर दो, पानी खींचना है, मोटर ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। सो और यहां पर ऐसा सच कुछ नहीं है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को देखने के लिए है, कितनी वोल्टेज है, और एमीटर करंट को मेजर करने के लिए है। तो आंसर क्या हो गया आपका जनरेटर, ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका जनरेटर।
Okay, so it measures electrical potential, yeah, voltage difference in the circuit. It does not convert energy, but it gets a electric energy present. It measures the electric current in a circuit. Motor converts electrical energy into mechanical energy, और ये mechanical energy को electrical energy में convert करता है. Okay, what is the magnitude of the focal length of convex lenses? The magnitude of the focal length of concave lens is 2 meters. What is the power of the lens? पावर जो कि डायोप्टर्स में होता है, पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ. अब यहां पर कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ क्या है, वो नेगेटिव होती है, माइनस में होती है, कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है. ठीक है जी. तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये -2 है, तो -0.5 डायोप्टर आएगा. ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका आंसर, बी आ जाएगा इसमें. ठीक है, पावर ऑफ लेंस इज रेस्पेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ फॉर कनकेव लेंस दिस. Okay, concave lens has a negative focal length. It diverges light rays that are parallel to the principal axis. नेगेटिव होता है, और इसमें पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है. ठीक है, तो अगर मान लो ये क्वेश्चन कन्वेकेव की जगह कन्वेक्स होता तो आंसर ए होता. इन द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है. जो कभी अगर आपने घर में शॉर्ट सर्किट देखा हो या कहीं पे भी, तो एकदम पटाखा बजता है. ठीक है, लिटरली ब्लास्ट हो जाता है. ठीक है, छोटा मोटा अगर देखा होगा तो बिकम जीरो, रिमेन सेम, इंक्रीजेस शार्पली. देखो अब ये समझो कि एक रेजिस्टेंस है. ठीक है, रेजिस्टेंस है. अब यहां पर जो है वो रेजिस्टेंस खत्म हो गया. ठीक है, रेजिस्टेंस खत्म हो गया. अब रेजिस्टेंस खत्म हो गया तो एकदम सडन करंट पास करेगा. ठीक है, इंक्रीजेस शार्पली. ठीक है, रेजिस्टेंस क्योंकि करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो शॉर्ट सर्किट व्हेन अ हाई रेजिस्टेंस पाथ इन अ सर्किट इज बायपास बाय अनइंटेंडेड लो रेजिस्टेंस पाथ. यहां पर आप देख लीजिए बैटरी. ठीक है, तो यहां से ये जो रेजिस्टेंस है इससे पास नहीं कर रहा, ये सीधा कनेक्ट हो गया, अलाउइंग द एक्सेसिव करंट टू फ्लो थ्रू इट. ठीक है जी. सो ओम्स लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सो V इज इक्वल टू IR. तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. तो जहां पर रेजिस्टेंस कम होगा करंट बहुत ज्यादा जो है पास होगा. ठीक है जी. सो I फ्लोइंग इन अ मेटालिक वायर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, दिस इज ओम्स लॉ. जस्ट ट्राइंग टू टेल यू. अब यहां पर देख लो. ठीक है, तो फोर्स लग रही है. ठीक है, सो वोल्टेज रेजिस्टर, जितना ज्यादा रेजिस्टर होगा उतना करंट कम पास जो है करेगा. ओके, चलो. इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट बाय 2 टाइम, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय 2 टाइम्स, द काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बाय, सो mv. ठीक है, लीनियर मोमेंटम. अब यहां पर क्या कह रहा है, ठीक है जी, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय 2 टाइम्स. ठीक है, अब अगर ये 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, 2mv हो रहा है, या कहें तो वेलोसिटी डबल हो रही है. ठीक है, वेलोसिटी डबल हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर. ठीक है, हाफ mv स्क्वायर. अगर यहां पर वेलोसिटी क्योंकि सेम है, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट सेम है, मास सेम है, तो वेलोसिटी डबल हो रहा है, वेलोसिटी डबल हो रहा है, मोमेंटम डबल, वेलोसिटी डबल. ठीक है, वेलोसिटी डबल, तो यहां पर अगर मैं 2v का स्क्वायर लूंगा तो 4v स्क्वायर. ठीक है, 4v स्क्वायर. सो ऐसे समझो, हाफ mv स्क्वायर, सो हाफ m 2v स्क्वायर. तो ये क्या हो गया, ठीक है, ये 4 आगे आ गया, हाफ mv स्क्वायर. ठीक है, तो 4 टाइम्स हो गया. मोमेंटम अगर डबल होगा काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो जाएगा. ठीक है, सिंपल. ठीक है जी. सो mv, यहां पर mv स्क्वायर है, तो ये अगर 2 हो रहा है, डबल हो रहा है, तो ये 4 टाइम होगा. ओके, सो E इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. अगेन फॉर्मूला वही है जो अभी हमने डिस्कस किया. Which of the following holds true for a freely falling object? ये क्वेश्चन आपका तीसरी बार आ रहा है छोटे से उसमें. It moves with a uniform velocity. ठीक है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है. It moves with a uniform speed. It moves with a non-uniform acceleration. It moves with a uniform acceleration. G is equal to 9.8 meter per second square. That is constant acceleration. ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो आंसर क्या हो गया आपका, डी. ठीक है, आंसर हो गया डी.
A sound wave of a frequency of 2 kilohertz, last year का क्वेश्चन है, has a wavelength of 35 centimeter in a given medium. How long will it take to travel a distance of 2.1 kilometer through the medium? Okay, so distance is equal to speed into time. ठीक है जी. Okay, so frequency is 1 by this wave velocity. ठीक है, wave velocity. ठीक है, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ. ठीक है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. क्यों? क्योंकि यहां पर इस टी को जब मैंने s इंटू 1/f कर दिया तो ये इधर आ गया. d इज वेवलेंथ. ठीक है, वेव वेलोसिटी के केस में अब हम देखेंगे. ठीक है, तो यहां पर वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी. ये f इधर आ गया. अब वेव वेलोसिटी, हमने वेव वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. ठीक है, वेव वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. वेवलेंथ कितना है? वेवलेंथ है 35 सेंटीमीटर. अब इसको मीटर्स में कर लो. ठीक है, 100. और फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 2 किलोहर्ट्ज. 2000. ठीक है, 2000 हर्ट्ज. तो ये कितना हो गया? 700. ठीक है, 700 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. ओके, अब ये वेव वेलोसिटी है. हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 2. अब वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, टाइम आ गया. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो डिस्टेंस कितना है? 2100 मीटर्स. और ये 700. ये हो गया 3. तो आंसर क्या आ गया? t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स. ठीक है, आंसर क्या आ गया आपका? t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स. क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका? सी. दोबारा देख लीजिए. सो वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. कैसे? ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड वही है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इधर चला गया तो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी. वेव वेलोसिटी निकाला मैंने पहले 700 मीटर पर सेकंड. फिर आपका डिस्टेंस 2.1 किलोमीटर दिया है, वेव वेलोसिटी पता है, तो आपका 3 सेकंड में ये कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, पूरा ट्रेवल कर लेगा. चलो, which one of the following conservation law is a consequence of Newton's third law of motion? Third law of motion क्या कहता है? For every action there is equal and opposite reaction. ठीक है, अब यहां पर इस एक्शन और रिएक्शन की थ्योरी में एक चीज, कंजर्वेशन की बात हम करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की यहां पर बात करते हैं. यहां पर चार्ज की कोई बात नहीं हो रही, मास की कोई कहानी नहीं है. लाइक जब हम रिकॉइल की बात कर रहे हैं. ठीक है, बुलेट तो बहुत आगे चला जाता है पर गन जो है थोड़ा सा ही रिकॉइल करता है. तो एज सच, ठीक है, ना ही यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात है, यहां पर मोमेंटम की बात है. फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. दिस रिजल्ट्स इन वन ऑब्जेक्ट गेनिंग मोमेंटम एंड व्हाइल द अदर लूजिंग एन इक्वल अमाउंट, कीपिंग द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व्ड. जैसे कि दो बॉल्स आपस में टकरा रही हैं. ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन. तो वहां पर हम पहली चीज क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. m1v1 इज इक्वल टू m2v2. ठीक है जी, चलिए. अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, वायर है. ठीक है, उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. ओके, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल. ठीक है, पैरेलल में. ठीक है जी, इस तरीके से. ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कुछ ऐसे समझ लो. इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R हैश, द रेशियो ऑफ दिस इज, क्या होगा? अब सबसे पहले तो जो रेजिस्टेंस जो है R वायर, वो आपका रो L बाय A, यहां पर एरिया सेम है, डेंसिटी सेम है, लेंथ पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो जैसे ही लेंथ आपने 1/4 की, रेजिस्टेंस भी 1/4 हो गई. ठीक है, अब क्योंकि पैरेलल में है तो पैरेलल में ये फॉर्मूला है आपका. ठीक है, 1/R, 1 + R2 + R3 R4. अब क्योंकि ये रेजिस्टेंस 4 इक्वल पार्ट्स में है तो ये R/4 हो गया, क्योंकि यहां पर जैसे ही लेंथ आपने हाफ 1/4 करी तो रेजिस्टेंस भी 1/4 हो गया, प्लस 1/R/4 R/4 सॉरी. तो ये क्या हो गया आपका? 4 ऊपर चला गया, नीचे R, तो 4 + 4 + 4 16 डिवाइडेड बाय R हो गया. ठीक है, तो यहां पर आपका क्या आ गया? R डैश डिवाइडेड बाय R
इज इक्वल टू 1/16। क्लियर? दोबारा से देख लीजिए, रो एल बाय ए रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाय ए। जैसे ही आपने लेंथ को 4 पार्ट्स में किया तो रेजिस्टेंस भी 1/4 हो गया। तो यहां पर नेट रेजिस्टेंस क्या है, 1 डिवाइडेड बाय R4 प्लस 1 बाय R4 प्लस 1 बाय R4। ये पैरेलल में है क्योंकि, तो यहां पर आपने जो है R कॉमन आ गया नीचे और 4 ऊपर चला गया, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 16 डिवाइडेड बाय R। तो ये आपका ये हो गया आपका 1 बाय R डैश इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय R। ठीक है, तो ये यहां आ गया, ये इधर आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया था R दिस, तो ये हो गया 1/16। ध्यान रखना 16 नहीं है, ये 1/16 होगा। ठीक है, तो क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा, लॉजिकली सोचो। ठीक है, पैरेलल में है, तो आंसर क्या हो गया आपका ए, 1/16 टाइम। ठीक है जी, तो ये आपका रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला है जब आपका जो है सीरीज में है। ठीक है, तो ऐड होता है। ठीक है, सीरीज में है तो ऐड होता है, और जब पैरेलल में है तो ये आपका इस तरीके से ऐड होता है। ठीक है जी, ओके, सो दिस इज रो एल बाय ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, कई बच्चे इसमें लास्ट ईयर काफी मतलब कंफ्यूज हुए थे। इन एक्सपेरिमेंट 1 अ बार मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स अ कंडक्टिंग वायर लूप एक्सियली। ऐसे समझो कि एक वायर है, ठीक है, और उसमें आपका करंट पास कर रहा है, अ बार मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स इट। ठीक है, विद द मैग्नेट्स नॉर्थ पोल फेसिंग द लूप। ठीक है, यहां पर ऐसे समझ लो एक मैग्नेट आप लेके आए, एक नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट द सेम प्रोसेस इन एक्सपेरिमेंट 1 इज रिपीटेड, एक्सेप्ट कि अब क्या हो गया, दूसरे केस में आपने क्या किया, ये वायर है, यहां पर आप जब मैग्नेट लेकर आए तो यहां पर साउथ और यहां पर नॉर्थ। ठीक है, फेसेस अ लूप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस कंटेक्स्ट। बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जब करंट पास कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, कंडक्टिंग वायर लूप एक्चुअली, उसमें कंडक्ट, जैसे ही आप मैग्नेट को नॉर्थ साउथ मतलब चेंज करोगे उसका, तो करंट भी चेंज होगा। चलो अब देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप विल बी ऑफ ऑपोजिट नेचर इन बोथ द एक्सपेरिमेंट्स। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप विल बी ऑफ इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, क्या वो सेम होगा, क्योंकि एक सर्टन जब वो करंट पास करेगा उसका एक सर्टन नॉर्थ और साउथ पोल होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसमें चेंज आएगा। ठीक है, नॉर्थ और साउथ और नॉर्थ में फर्क आएगा। ओके, नो करंट विल फ्लो इन ईदर ऑफ द टू एक्सपेरिमेंट्स, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट होगा। मोर करंट विल फ्लो इन द लूप, नहीं, ऐसा कोई ज्यादा कम नहीं है कि नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, पहले आ रहा है तो उसमें ज्यादा करंट होगा। तो ये आपका ऑपोजिट डायरेक्शन है। क्वेश्चन देखने में टफ है, ऑप्शन इजी था। ठीक है, ऑप्शन मतलब थोड़ा सा एलिमिनेट किया जा सकता है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप विल बी ऑपोजिट इन द टू एक्सपेरिमेंट बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज रिवर्स्ड। ठीक है, रिवर्स हो गया व्हेन यूजिंग द साउथ पोल इंस्टेड ऑफ द नॉर्थ पोल। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो करंट की डायरेक्शन है यहां पर इस डायरेक्शन में है। ठीक है जी, ये इस डायरेक्शन में है, यहां पर इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये आपका अकॉर्डिंगली चेंज होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि ये जो फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसमें लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन था फिजिक्स का जिसमें अगेन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज किए थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड था, पर वो ड्रॉप कर दिया गया है यूपीएससी के द्वारा, तो वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। शॉर्ट सेशन है, इसको आप 1.25x करके देखें, 1.5x करके देखें, बट इसमें मैंने कोशिश करी है कि सिर्फ आंसर डिस्कस ना करें, साथ में बाकी जो एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन है वो भी डिस्कस करें। होपफुली इस पर्टिकुलर सेशन से भी आपको सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा पेपर में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएपीएफ 2024 से रिलेटेड फिजिक्स के क्वेश्चंस को। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी, सीएपीएफ 2026 और सीडीएस 2026 के कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। प्लीज गो एंड चेक आउट ऑन द टीम निष्ठा ऐप। देयर आर टू डिफरेंट एप्स, या कह लीजिए देयर आर टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, टीम निष्ठा और ncrtquiz.com। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ncrtquiz.com हमने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें हमने चैप्टर वाइज क्विजेस लेकर आए हैं। ठीक है जी,
क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बेस क्लियर नहीं है। जब बेस क्लियर नहीं होगा तो उसके ऊपर आप इमारत बना रहे हैं, उसका फायदा नहीं है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चैप्टर पढ़ें और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है जी। तो यहां पर हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी के 6 टू 12, साइंस के 6 टू 10, पॉलिटी 9 टू 12, इकोनॉमी आर्ट एंड कल्चर 11 एंड 12 के चैप्टर वाइज क्विजेस हैं। ठीक है जी। और यहां पर आपके मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। चलिए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड माय प्रोफेशनल एकेडमिक जर्नी। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एनर्जी, शुरुआत करते हैं सेशन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एनर्जी पर फोटोन, या सिंपल कहें तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एनर्जी? एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे और इंफ्रारेड रे। अच्छा, एनर्जी को हम लिखते हैं hc/λ। ठीक है जी। या तो हम कहें कि वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या तो आपको वेवलेंथ वाला चार्ट पता है कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा है कम है। ठीक है। या फिर आप सीधा कहें कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं h/f। ठीक है, कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब इट इज लाइक फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, मतलब इस तरीके से। ठीक है, और एक हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, f1/t। तो यहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस चीज की है? ठीक है, अब देखो इसको ऐसे याद रखो, जो रेडियो वेव्स हैं वो हमें दूर तक भेजनी है, तो इसलिए वो बहुत लॉन्ग वेवलेंथ होती है। लॉन्ग वेवलेंथ है, वेवलेंथ ज्यादा है, तो एनर्जी कम होगी उसकी। ठीक है। एक्सरेज, एक्सरेज इसीलिए कहा भी जाता है ना कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या फिर जो है लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको जो है उनका एक्सरे उनको अवॉइड किया जाता है। या फिर ये भी कहा जाता है ओवर एक्सपोजर ऑफ एक्सरेज कैन डैमेज, ठीक है, योर बॉडी सेल्स। सो दैट इज बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, इट हैज द हाईएस्ट एनर्जी। आंसर क्या है आपका? एक्सरे। सो अल्ट्रावायलेट, यूवी जो है, पर एक्सरे से भी ज्यादा किसमें होता है? कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना। ठीक है जी। सो एक्सरे हैज द हाईएस्ट एनर्जी पर फोटोन कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिस्टेड, और यूवी हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ देन द विजिबल लाइट बट हैज लॉन्गर वेवलेंथ देन द एक्सरेज। ठीक है जी। तो while UV rays have higher energy than the visible light, their energy per photon is less than that of X-rays। और ये चार्ट देख लो यार, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, सीधा हम इस पे आते हैं। देखो, रेडियो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा है, एनर्जी कम है। फिर माइक्रोवेव है, फिर इंफ्रारेड, रेड से कम इंफ्रारेड, हाँ, इसीलिए इंफ्रा, इंफ्रा मतलब कम। अल्ट्रा, अल्ट्रा मतलब ज्यादा। ठीक है, ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्ट्रा, और फिर हो गया आपका एक्सरे, और आखिरी में गामा रेज। तो मैं आपको कह रहा था ना कि एक रेज है जिसकी एनर्जी एक्सरे से भी ज्यादा है, दैट इज गामा रेज। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप इसकी तरफ जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है तो एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। तो ये जो है ये पूरा का पूरा hc/λ ये हमने डिस्कस कर लिया है। Which one of the following does not have any linkage with the phenomena of electromagnetic induction? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिसिटी पास की, मैग्नेटिज्म हुआ, उसकी वजह से एक इंड्यूस हो रहा है दूसरे में भी जो है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखने को मिल रहा है। इसका बेहतरीन जो तरीका, मतलब जो हम बेहतरीन एग्जांपल देखते हैं वो ट्रांसफार्मर की। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, पहले भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिमिलरली इंडक्शन कुकर ऑल्सो। ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अभी मैं आपको सारे एग्जांपल डायग्राम से शो करूंगा। इवन गैल्वेनोमीटर ऑल्सो। ठीक है, इसमें आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है। ठीक है, सिंपली रेज हैं जो उस पर फॉल होती हैं और उसकी वजह से वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस इलेक्ट्रॉन बीम्स टू स्टडी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, माइक्रोस्कोप है बेसिकली। ठीक है, डज नॉट रिलाई ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉर इट्स फंक्शन। जो इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर है वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बिटवीन सर्किट्स थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन। अब यहां पर देखो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ये ट्रांसफार्मर, ये ठीक है जी, ये देख लो। ठीक है, ये एक सर्टन कॉइल्स हैं, स्टेप अप है, स्टेप डाउन है, ये हमने डिस्कस किया। तो यहां से हमने करंट पास किया तो मैग्नेटिज्म आया,
जिसकी वजह से यहां पर इंड्यूस हुआ, ठीक है, करंट इंड्यूस हुआ, मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडक्शन कुकर यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टू जनरेट हीट डायरेक्टली इन द कुकिंग वेसल, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कॉइल है जिसकी वजह से एक जो है इंडक्शन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। तो ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जनरेट करता है। सिमिलरली गैल्वेनोमीटर की बात करें, डिटेक्ट स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स एंड ऑफन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट ये देख लो, ठीक है। तो यहां पर आपने ये करंट पास किया, ये आयरन है, तो यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है आया, तो यहां पर आपको गैल्वेनोमीटर में वो देखने को मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो वो चीज आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की के प्रिंसिपल पर ये भी काम कर रहा है। तो एक ही चीज है, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। थोड़ा टफ क्वेश्चन, आई वुड से कंसीडर दिस क्वेश्चन एज अ टफ क्वेश्चन। आगे चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ऑडिबल रेंज क्या है, हेयरिंग फॉर वुमेन, 20 किलो हर्ट्स टू 200 किलो हर्ट्स, 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स, ठीक है जी। तो ये हम 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स की बात करते हैं। सो व्हाट इज 20,000, सो एक किलो में 1000 है ना जी, 1000 की बात करते हैं तो ये हो गया किलो हर्ट्स। सो 20 हर्ट्स से 20,000 किलो हर्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका हियरिंग रेंज। और जो 20 हर्ट्स से नीचे की साउंड है उनको हम क्या कहते हैं, इंफ्रासाउंड, ठीक है, इंफ्रासाउंड, ठीक है जी। और उसके ऊपर 20,000 हर्ट्स अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासाउंड। जैसे प्रेग्नेंट लेडीज के केस में अल्ट्रासाउंड, या अगर पेट में कुछ भी प्रॉब्लम है अल्ट्रासाउंड किया जाता है। बहुत सारी और एप्लीकेशंस है अल्ट्रासाउंड की, वो जो है हमने पहले भी पढ़ा है इसको लेकर, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, किसमें आपको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखो कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन में एक लिक्विड मीडियम है, ठीक है। यहां से आप हीट दे रहे हैं, तो ये यहां पर जो है स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, हिट हो रहा है, हीट हो रही है। यहां पर ठंडा है, स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कम है, तो ये ज्यादा डेंस है तो नीचे आएगा, ये लेस डेंस है ये ऊपर आएगा। तो एक मीडियम चाहिए ना कन्वेक्शन के लिए। सिमिलरली कंडक्शन के लिए, ठीक है जी, जिसमें कि एक जो पार्टिकल है दूसरे को हिट करता है, फिर हीट ट्रांसफर होती है। बेसिक, बहुत ही सिंपल एग्जांपल, किचन में गए, पतीला गर्म था, हाथ लगाया, एकदम हाथ पीछे आता है, तो पतीला गर्म था। या आपने चूल्हे पे पतीला रखा हुआ है तो पतीला भी गर्म हो जाता है ना। तो वो क्या है, कंडक्शन, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर हुई, कंडक्शन। और कोलिजन, कोलिजन भी क्या है, दो दो पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो मीडियम, ठीक है जी। एक चीज है जिसमें आपको ट्रांसफर मैकेनिज्म नहीं चाहिए, मतलब मीडियम नहीं चाहिए, सो दैट इज द रेडिएशन, ठीक है, दैट इज द रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कहानी आ जाती है। सो कंडक्शन इज अ प्रोसेस, हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन पार्टिकल्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं, दिस इज द कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स। कन्वेक्शन, मूवमेंट ऑफ हॉट फ्लूइड। रेडिएशन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, ठीक है। सो कन्वेक्शन में इन्वॉल्वमेंट ऑफ मूवमेंट थ्रू फ्लूइड्स, हीट ऑफ मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू फ्लूइड्स, वो लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, ठीक है। और रेडिएशन रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है जी। सच एज सनलाइट, अनलाइक कंडक्शन और कन्वेक्शन, रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। अब सनलाइट से जो लाइट आ रही है, सन से जो लाइट आ रही है, जो बीच में कहा क्या है, बीच में तो वैक्यूम है, तो वो पास नहीं होना चाहिए था, मीडियम तो कुछ है नहीं है, फिर भी वो यहां तक पहुंच रहा है, तो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। कैन अकर इवन इन अ वैक्यूम। और कोलिजन जो है इन द कंटेक्स्ट ऑफ हीट ट्रांसफर, कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स, वो एसेंशियल ऑन द पार्ट ऑफ कंडक्शन प्रोसेस ओनली, ठीक है। कंडक्शन प्रोसेस में यही है, कोलिजन हो रहा है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। इसीलिए आपको वो हीट ट्रांसफर, या जब ये हैंडल आप पकड़ते हैं तो गर्म मिलता है, क्योंकि कंडक्शन हो रहा है, ठीक है जी। तो ये हैंडल में हीट कहां से पहुंची, कंडक्शन के थ्रू पहुंची। यहां पर आज का सेशन समाप्त होता है। फिजिक्स के जो क्वेश्चन थे CAPF 2024 में, वो कम थे। यहां पर जो है, अगर आप देखेंगे रिसेंटली टाइम्स में कुछ कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के भी फिट हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए और बाकी चीजों के भी वेटेज ऊपर नीचे हो रही है, तो
इस पर्टिकुलर ईयर में CAPF 2024 में फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े से कम थे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, आई होप द वीडियो सर्व्स द पर्पस। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।